Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So, today topic of discussion is cytoskeleton actin filaments part 5. So, let's proceed. So, these are the references for the topic. साइटोस्केलेटन में हम लोग दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ चुके हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 5 है एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। सो एक्टिन फिलामेंट्स जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एक्टिन फिलामेंट फर्स्ट क्लास में कि ये जो है वो काफ़ी थिन होता है एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट से, ठीक है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। सो जो एक्टिन फिलामेंट है वो बना होता है प्रोटीन एक्टिन से, ठीक है। किससे बनता है? प्रोटीन एक्टिन से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल मूवमेंट के लिए, स्पेशली जब सेल क्रॉल करता है सेल सरफेस पे, ठीक है। उस टाइम के लिए क्रॉलिंग में जो है ये एक्टिन फिलामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सबसे पहला जो आइसोलेट किया गया था एक्टिन को वो मसल सेल से किया गया था 1942 में, ठीक है। और जो कि 20% ऑफ द टोटल सेल प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज एक्टिन. Although actin was initially thought to be unique involving in muscle contraction, it is now known to be an extremely abundant protein. Typically 5 to 10% of the total protein का 5 to 10% जो है वो आपके बॉडी में एक्टिन होता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन which of these proteins they associated, actin filaments can form stiff stable structure, ठीक है। stiff stable structure भी बना सकता है, जैसे माइक्रोविलाई है। इपिथेलियल सेल्स में लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन सेल्स की लाइनिंग होती है जहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोविलाई जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो वहाँ पर भी जो ये माइक्रोविलाई है ये कैसे बनती है? ये एक्टिन फिलामेंट से बनती है। और जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट टाइनी मसल्स, जैसे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वहां पर भी जो है एक्टिन फिलामेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। So the three-dimensional structure of both actin molecule and the actin filament was determined in 1990. 1990 में डिटरमाइन किया गया था by Kenneth Holmes, Wolfgang Cabas and their colleagues ने इनको सबसे पहले 3-dimensional स्ट्रक्चर इसका दिया था। जो इंडिविजुअल एक्टिन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि 375 अमाइनो एसिड से बना होता है और इसका जो वेट है वो 43 किलो डेल्टन का है। ईच एक्टिन मोनोमर that is globular actin has tightly binding to the site of the mediated head to tail interaction with two other actin monomers. So actin monomer polymerize to form filament, that is filamentous actin. सिंगल एक्टिन को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये सिंगल मॉलिक्यूल है एक्टिन का, इसको हम बोलते हैं जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन। जब ये है इसका डाइमर, पहले ये जी एक्टिन से क्या बनाता है? मोनोमर से डाइमर बनाता है, डाइमर से फिर ट्राइमर बनाता है और उसके बाद जो है वो एफ एक्टिन बनाता है, दैट इज फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। इसी पे जब ये ऐड होते रहते हैं तो इसको हम फिलामेंटस यानी एफ एक्टिन बोलते हैं। इस पे जो ये एफ एक्टिन है, जो एक्टिन है, वो भी जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ा था प्लस और माइनस एंड, यहाँ पर भी आपको प्लस और माइनस एंड देखने को मिलता है, ठीक है। द असेंबली एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन मोनोमर्स जी एक्टिन पॉलीमराइज टू फॉर्म एन एफ एक्टिन, ठीक है। ये सब इसी के बारे में दिया गया है फिगर में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है एक्टिन मॉलिक्यूल का, एक्टिन प्रोटीन का। यहाँ पे एटीपी बाउंड होता है बीच में और एक इसका माइनस एंड है और एक इसका प्लस एंड है, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो फॉर्म टेम्परेरी स्ट्रक्चर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर, अभी परमानेंट का हमने देखा था कि परमानेंट स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई हो गया और मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स करता था। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर करता था, टेम्परेरी फॉर्म होता था, फिर डीपॉलीमराइज हो जाता था, ठीक है, फिर पॉलीमराइज हो जाता था जब चाहिए होता था, ठीक है। तो वैसे ही हमारा एक्टिन भी है, ये भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाता है। डायनामिक प्रोट्रूजन्स फ्रॉम लीडिंग एजेस ऑफ अ crawling cell or the contractile ring that pinches the cytoplasm into two when an animal cell divide, ठीक है। तो जब क्रॉलिंग मूवमेंट होता है, क्रॉलिंग मूवमेंट आपने देखा होगा, हमारी जो फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, जो फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं जो कि इनगल्फ करती है जो भी फॉरेन प्रोटीन या मॉलिक्यूल एंटर करता है फॉरेन वो हमारी बॉडी में, तो उसको इनगल्फ करती है, तो उसको सेल सरफेस में मूव करना होता है उस पर्टिकुलर
फॉरेन एंटिटी को खाने के लिए, ठीक है। तो उसको इनगल्फ करने के लिए उसे मूवमेंट करना पड़ता है। तो जो वो क्रॉलिंग मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका एक्टिन फिलामेंट के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये आपको फिगर दिखा रखा है, ये ए फिगर है, ये तो आपका माइक्रोविलाई है, ठीक है। ये आपका जो सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर बनाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो ये सी वाला है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि फिंगर लाइक फिलोपोडिया प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द मूविंग सेल्स। जब सेल मूव करता है तो इस तरीके के फिलोपोडिया जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं, जिससे कि सेल जो है मूव करता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, ये आपको जब सेल डिवाइड होता है, जब फाइनली सेल डिवाइड होता है, क्रोमोजोम को डिवाइड करने में कौन हेल्प करता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है, जो कि क्रोमोजोम बराबर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। और जब सेल को डिवाइड होना होता है तो वहां पर जो है हमारा कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो एंड एक्टिन डिपेंडेंट मूवमेंट यूजुअली रिक्वायर एक्टिन एसोसिएटेड विद अ मोटर प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन। जो भी मूवमेंट होता है एक्टिन डिपेंडेंट, उसके साथ कौन सा प्रोटीन अटैच होता है, दैट इज मायोसिन प्रोटीन जो है उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्टिन फिलामेंट आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक थ्रेड की तरह दिखता है, बहुत ही पतला होता है, 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है, बहुत ही पतला होता है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। Each filament is a twisted chain of identical globular actin, all of which point in the same direction along with the axis of the chain. Like microtubule, an actin filament has a structural polarity. जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल में प्लस और माइनस एंड होते हैं, वैसे ही एक्टिन फिलामेंट में भी क्या होते हैं, प्लस और माइनस एंड होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा थिनर, फ्लेक्सिबल और शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। द एक्टिन फिलामेंट आर मच मोर इन नंबर। इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है फिलामेंट का। सो द टोटल लेंथ ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इन अ सेल इज जनरली मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द टोटल लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। Unlike intermediate filament and microtubules, actin are rarely occur in isolation इन द सेल। जो एक्टिन फिलामेंट है वो आइसोलेशन इन द सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ये जो है क्रॉस लिंक्ड बंडल्स और नेटवर्क्स में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन द इंडिविजुअल फिलामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये इसका मोनोमर है, और ये उसका माइनस एंड है, ये इसका प्लस एंड है। प्लस और माइनस एंड मतलब एक ग्रोइंग एंड होगा और एक जो है वो डीपॉलीमराइजिंग एंड होगा, जहाँ पे कि डिसोसिएट हो रहे होंगे पॉलीमर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिन पॉलीमराइजेशन। अब जब हम, जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने क्या देखा था कि ग्रोइंग एंड होता है जहाँ पे कि पॉलीमराइजेशन होता रहता है, और उसी एंड से हमारा डीपॉलीमराइजेशन भी होता रहता है, ठीक है। ऐसे ही एक्टिन फिलामेंट में भी होता है। एक्टिन फिलामेंट ग्रो करता है बाई एडिंग द एक्टिन मोनोमर इन इधर एंड, लेकिन यहाँ पे दोनों एंड में ग्रो और डिसोशिएशन का एंड होता है, ठीक है। और जब ग्रोथ का रेट ज़्यादा होता है तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और अगर डीपॉलीमराइजेशन का रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडिशन का, तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डीपॉलीमराइज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही एक्टिन की बात भी है। अ नेकेड एक्टिन फिलामेंट लाइक अ माइक्रोट्यूब्यूल विदाउट एसोसिएशन विद प्रोटीन। अगर नेकेड एक्टिन का मतलब है कोई प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है। अगर कोई प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है कि दोनों एंड में, तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और जो कि डिसअसेंबल हो सकता है दोनों ही एंड से, ठीक है। इन लिविंग सेल फ्री एक्टिन मोनोमर कैरी अ टाइटली बाउंड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। जैसे हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल्स में वो जीटीपी कैरी करते थे, डाइमर होते थे, ट्यूबुलिन डाइमर जो जीटीपी कैरी करते थे। यहाँ पे ये मोनोमर क्या कैरी करते हैं, एटीपी कैरी करते हैं। एक्शन सेम है। जैसे ही एक्टिन मोनोमर अटैच होता है फिलामेंट पे, इनकॉर्पोरेट होता है, उसके ही थोड़ी देर बाद एटीपी जो है वो डिसोशिएट हो जाती है एडीपी में, ठीक है। और
एज विद द हाइड्रोलिसिस विद जीटीपी, जैसे हमने जीटीपी से जीटीपी माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। और धीरे धीरे जो है वो एडिशन होती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद में जो है स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है पॉलीमर की, जैसे ही एटीपी उसका एडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो दस इन बोथ केसेस न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस प्रमोट डीपॉलीमराइजेशन, यानी दोनों ही केस में जब न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी जीटीपी का जीडीपी में कन्वर्ट होना और एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट होना, ये डीपॉलीमराइजेशन क्रिएट कर रहा है, helping the cell to disassemble its microtubule and actin filament after they form। ठीक है, तो आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जो हमारे एक्टिन मोनोमर है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल दीज आर आवर एक्टिन मोनोमर जो कि कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारे एटीपी कंटेंट वाले मोनोमर हैं, यानी यहाँ से हमारे जो हैं वो एटीपी मोनोमर है एक्टिन के। ठीक है, और ये यहाँ से ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है। ठीक है, एटीपी मोनोमर का थोड़ी देर तक तो ये एटीपी यहाँ पर अटैच होते हैं। थोड़ी देर बाद अगर हम इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पर क्या है, एडीपी मोनोमर है, यानी ये इनका जो है एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो चुका है और अब ये अनस्टेबल हैं, दीज आर अनस्टेबल, और अब ये रिमूव होने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो अनस्टेबल होके ये रिमूव होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी एक साइड से आपका एडिशन हो रहा है, दूसरे साइड से रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेड मिलिंग बोलते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है ट्रेडमिलिंग, जहाँ पे एक तरफ से एडिशन और दूसरी तरफ से डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, हमारे माइक्रोट्यूबुल्स में भी सेम था, यहाँ से जीटीपी ट्यूबुलिन डाइमर बाइंड करते थे और जैसे जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलाइज होती थी थोड़ी देर बाद, तो वो अनस्टेबल होने स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन हमारा ध्यान रखना कि हमारा यहाँ से जो है गामा ट्यूबुलिन होता था, हमारे गामा ट्यूबुलिन से गामा ट्यूबुलिन एक्ट एज अ पॉलीमराइजिंग सेंटर, तो ये एक स्टेबल सेंटर होता था, तो हमारा यहाँ से निकलता था, तो यही एंड जहाँ से एडिशन हो रहा है वहीं से रिमूवल होता था, यानी जहाँ से पॉलीमराइजेशन हो रहा है वहीं से डीपॉलीमराइजेशन होता था। लेकिन यहाँ पे एक साइड से एडिशन होता है, दूसरी साइड से पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। जैसे आपको फिगर के थ्रू भी समझा देती हूँ, ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे ये एटीपी एफ एक्टिन है ये। ठीक है, यानी ये फिलामेंटस एक्टिन है। यहाँ पर इसका जो ये रेड कलर का है ये एटीपी एसोसिएटेड है और ये एडीपी एसोसिएटेड है। इसका जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो चुका है। तो अब हाइड्रोलाइज होने के बाद इनका जो आपस का बॉन्ड हो जाता है वो वीक हो जाता है, जिससे कि ये डिसोशिएट कर जाते हैं। ठीक है, so the ATP hydrolysis decreases the stability of actin polymer and actin monomers in the cytosol carrying ATP and hydrolyze ATP soon after growing the filament। ठीक है, ओके। सो अगर कंसेंट्रेशन फ्री एक्टिन की बहुत ज़्यादा होगी तो एक्टिन फिलामेंट ग्रो करेगा रैपिडली बोथ एंड्स पे। एक्टिन मोनोमर add to the plus end at a faster rate than the bound ATP hydrolyzed, so the plus end will be grow। ठीक है, ऐसे ही at the minus end contrast ATP hydrolysis अगर faster होगी माइनस एंड पे, तो फिर स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज होगा, फिलामेंटस अपनी यूनिट्स जो है वो जल्दी जल्दी लूज करेगी माइनस एंड से, और यहाँ पर डीपॉलीमराइजेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Individual monomer moves through filamentous from plus to minus and this behavior is called ट्रेडमिलिंग। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमिलिंग। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि जो ट्रेडमिलिंग में क्या हो रहा है, एक तरफ से तो मॉलिक्यूल आ रहा है, मोनोमर आ रहा है, और दूसरी तरफ से रिमूव हो रहा है। जैसे यहाँ पर है, एक तरफ से मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरी तरफ से रिमूव हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। ठीक है, बोथ ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड द डायनेमिक इनस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल में हमने क्या देखा था, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दैट रेगुलेट द लेंथ ऑफ द पॉलीमर, बट रिजल्ट इज यूजुअली डिफरेंट। दोनों में अंतर है। ट्रेडमिलिंग में क्या हो रहा है कि उसी टाइम जो है गेन हो रहा है मोनोमर प्लस एंड में और लॉस हो रहा है माइनस एंड में। ठीक है, यही हो रहा है, और रेट ऑफ एडिशन एंड लॉस आर इक्वल, द फिलामेंटस रिमेन इन द सेम साइज। अगर दोनों का रेट सेम है, लॉस
भी उतना ही है, आ भी उतना ही रहा है, तो फिलामेंट का साइज सेम होगा। बट डायनामिक इंस्टेबिलिटी क्या है, इसमें रैपिड स्विच होता है ग्रोथ टू श्रिंकेज, ठीक है, एट ओनली प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है, क्योंकि हमारा गामा ट्यूबुलिन होता है, गामा ट्यूबुलिन एक्ट एज अ पॉलीमराइजिंग सेंटर, तो वहाँ से ही हमारा जो है ट्यूबुलिन उस पर ऐड करते हैं, ठीक है, ट्यूबुलिन डाइमर ऐड करते हैं। अब ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड है, प्लस एंड पे क्या होता है, जीटीपी यानी नए मॉलिक्यूल आके इसको ग्रो करवाते हैं, और यही एंड, यहीं पे अगर जीटीपी ना आए यानी जीटीपी ट्यूबुलिन्स ना आए, तो यही एंड क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक श्रिंकेज में आ जाएगा, और यही एंड से जो है वो हमारा जो पॉलीमराइजेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डीपॉलीमराइजेशन में, जिसे हम कैटास्ट्रॉफिक श्रिंकेज बोलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड ट्रेडमिलिंग क्या है, एक तरफ से आना, दूसरी तरफ से रिमूव होना। यहाँ पे कोई इसको एक तरह से स्ट्रक्चर खड़ा करने वाला नहीं है, इसका यानी स्ट्रक्चर सपोर्ट करने वाला नहीं है। जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा था कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन बाइंड्स करते हैं इस एंड में, तो इसका जो फिलामेंट है वो रिमेन सेम रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोटीन्स ऐड होते हैं जिससे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते हैं। पॉलीमराइजेशन करना हो या डीपॉलीमराइजेशन करना हो, वो सारा हमारा प्रोटीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दोनों में फ़र्क समझ में आया होगा, ट्रेडमिलिंग क्या होती है और डायनामिक इनस्टेबिलिटी क्या होती है। तो डायनामिक इनस्टेबिलिटी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती है, किसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट माइक्रोट्यूब्यूल टेंड टू अंडरगो मोर ड्रास्टिक चेंजेस। माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आता है लेंथ में एज कम्पेयर टू एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, जो कि आइदर एंड से ग्रो कर सकती है या कोलैप्स कर सकती है। सो इन माइक्रोट्यूब्यूल दैट हैव बीन स्टेबलाइज्ड एट द माइनस एंड, rapid GTP hydrolysis at the plus end result in the behavior of dynamic instability in which individual microtubules alternate between the cycle of growth and the shrinkage कॉल्ड रेस्क्यू एंड कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है, तो मुझे आपको बस ये याद दिलाना था, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, डायनामिक इनस्टेबिलिटी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के टाइम पे हम पढ़ चुके हैं कि इसी एंड, ये वाला एंड तो हमारा फिक्स होता है, अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो इसी एंड से होगा, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो वो भी इसी एंड से होगा, ठीक है। तो ये श्रिंकेज है और ये ग्रोथ है, ग्रोथ होगी तो इसी एंड पे होगी, श्रिंकेज होगा तो इसी एंड पे होगा। ये वाला एंड हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये गामा ट्यूबुलिन यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, गामा ट्यूबुलिन पे ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमिलिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडमिलिंग एंड द रोल ऑफ द एटीपी एक्टिन इन filament polymerization, actin bound to ATP associate with rapidly growing plus end and ATP then hydrolyze to ADP with the filament, ठीक है। तो यानी एक तरफ से आपका क्या हो रहा है, प्लस एंड में आपका मोनोमर आ रहे हैं, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, और माइनस एंड में दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मोनोमर जा रहे हैं, क्योंकि एडीपी की वजह से क्या हो जाता है, इनका आपस का इंट्रैक्शन लूज हो जाता है, जिससे कि ये मॉलिक्यूल्स को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ट्रेड मिलिंग होता है, ठीक है। सो एक्टिन पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ लिया है, एक्टिन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। सो इसके बाद हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोटीन जो है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो अफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आपका एक्टिन को, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर को, उसके पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन के लिए कौन कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इतना तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।